जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 20 में हम लोग वाकाटक वंश के बारे में बात किए थे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चोल वंश के बारे में, यानी लेक्चर नंबर 21 में हम लोग कंप्लीट करेंगे चोल वंश के बारे में। चोल वंश एक बार हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पांड, चेर और चोल वही चोल हैं जो हम बताए थे कि एक समय के बाद फिर से उद्भव में आते हैं, यानी फिर से एक बार चोल वंश जो है अपना झंडा लहराता है या फिर परचम लहराता है। तो 9वीं शताब्दी में क्या होता है, जब पल्लव वंश इन लोग के स्थान पर कौन राज करने लगा था? पल्लव वंश जैसे ही थोड़ा डाउनफॉल में जाता है, इसी के जगह पे चोल फिर से अपनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चोल वंश। देखिए, चोल वंश 9वीं शताब्दी के है। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो इसकी राजधानी जो 9वीं शताब्दी में या फिर 9वीं सदी में जो चोल वंश का उद्भव हुआ या फिर चोल वंश का जो आगमन हुआ, उसकी राजधानी थी तंजौर। कहाँ थी? तंजौर। चोल प्रारंभ में पल्लवों के क्या थे? तो सामंत थे। चोल जो थे ये किसके सामंत थे भाई? तो पल्लवों के सामंत थे। पल्लवों के ध्वंसावेश, यानी जैसे ही इसका डाउनफॉल, इसका मतलब है इंग्लिश से मतलब समझो डाउनफॉल, या फिर इसका जैसे ही अस्तित्व विहीन होने लगा, तो चोल वंश की नींव रखी गई। इसी के जगह पर किस वंश की नींव रखी गई भाई? तो चोल वंश की नींव रखी गई। इन्होंने अपनी राजधानी जो है तंजौर या फिर तंजावुर को बनाया। किसको बनाया था भाई? तंजौर, या फिर उसी का नाम क्या था? तंजावुर। तंजावुर। 9वीं सदी में उभरा यह चोल वंश समकालीन चोल वंश की क्या थी? उसी की एक शाखा थी। चोल वंश के संस्थापक क्या कौन थे? तो विजयालय। कौन थे भाई? विजयालय। विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक आपके हो जाएंगे विजयालय। इन्हें चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है या फिर कहते हैं। इन्होंने नर केसारी की उपाधि धारण की थी। किसने? तो विजयालय ने। इन्हीं को, विजयालय को ही कहा जाता है चोल वंश के द्वितीय संस्थापक। किसको कहा जाता है भाई? चोल वंश के द्वितीय संस्थापक, तो विजयालय को। और विजयालय ने आपका कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नर केसरी की उपाधि धारण की थी। यहाँ तक समझ में आ गया। चोल वंश का अगला शासक बनता है आपका आदित्य प्रथम। कौन बनता है भाई? चोल वंश का अगला शासक बनता है आदित्य प्रथम। इसने पल्लव शासक अपराजित को पराजित कर दिया। पल्लव का एक राजा था जिसका नाम था अपराजित, लेकिन इसको क्या किया? तो आदित्य प्रथम ने पराजित कर दिया, जिससे कि पल्लवों का अंत हो गया। और उसके बाद पल्लव जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर चलने लगे। पल्लवों का अंत हो गया और इन्होंने कंदो राम की उपाधि धारण किया। इन्होंने कौन सी, आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया भाई? तो कंदो ड्रम की उपाधि धारण किया। चोल का अगला शासक बनता है प्रांतक। चोल का अगला शासक कौन बनता है भाई? प्रांतक। पहला आया विजयालय, उसके बाद आया आदित्य प्रथम, फिर अगला शासक बनता है प्रांतक प्रथम। इसने मदुरई जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन आएगा कि मदुरई कोंड की उपाधि धारण करने वाले शासक या फिर राजा कौन थे? तो कौन थे भाई? प्रांतक प्रथम। कौन थे? प्रांतक प्रथम। इसकी जानकारी हम लोग को किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी हम लोग को उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। उत्तर मेरूर अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? कि प्रांतक प्रथम ने जो है मदुरई को जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण किया था। प्रांतक प्रथम चोल शासक था जिसने भूमि सर्वेक्षण करवाया था, यानी भूमि का नाप जोख, लेखा जोखा का सर्वेक्षण कौन किसके द्वारा कराया गया था? तो आपका चोल वंश का शासक था प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम ने ही करा था। चलो, प्रांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने तोल्कापियम के युद्ध में या फिर तुक्कुलम के युद्ध में जो है पराजित कर दिया था। इसका चोल वालों का झगड़ा था किसके साथ? राष्ट्रकूट के साथ। और राष्ट्रकूट का शासक था कृष्ण तृतीय। कौन था? कृष्ण तृतीय। तो कृष्ण तृतीय ने जो है तुक्कुलम के युद्ध में प्रांतक प्रथम को पराजित कर दिया। चोल वंश का अगला शासक बनता है कौन? तो राजा
राज बनता है। कौन बनता है भाई? राजा राज। इसका मूल नाम था अरिमोलीवर्मन। अरिमोलीवर्मन किसका नाम था? तो चोल वंश का जो अगला शासक बना राजा राज का ही नाम था अली अरिमोलीवर्मन। अरिमोलीवर्मन अरिमोली और वर्मन। ओके। इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल वंश में मिला लिया। अब श्रीलंका में इन्होंने आक्रमण कर दिया। कौन? तो अरिमोलीवर्मन ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। श्रीलंका के ऊपरी भाग को जीतकर इन्होंने चोल वंश में मिला लिया और मुवडी चोल की उपाधि धारण कर लिया। तो क्वेश्चन आएगा कि मुवडी चोल की उपाधि धारण करने वाले राजा या फिर शासक कौन थे? तो यही आपका राजा राज हो जाएगा। इन्होंने श्रीलंका को चोल साम्राज्य में शामिल नहीं किया, पूरे श्रीलंका को नहीं, लेकिन श्रीलंका के ऊपरी भाग को इन्होंने चोल वंश में मिला लिया था। इसने अपनी राजधानी तंजौर में, इसकी राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी तंजौर थी ना। तो तंजौर में इन्होंने क्या किया? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन आएगा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? चोल द्वारा। चोल शासक उस समय कौन थे? तो चोल शासक आपके थे राजा राज। कौन थे भाई? राजा राज, जिसको हम लोग कहते हैं अरिमोलीवर्मन। शैव धर्म को मानते थे ये जो थे। ये किस धर्म को मानते थे भाई? शैव धर्म को मानते थे, जिस कारण इन्होंने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया। तो क्वेश्चन आएगा कि शिवपाद शेखर की उपाधि या फिर शेखर की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो चोल शासक थे। चोल शासक में कौन आ जाएगा? राजा राज। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। राजा राज अपने अंतिम दिनों में मालदीव पर भी अधिकार कर लिया। अब जब इसका लास्ट टाइम आता है राजा राज का, तो इन्होंने मालदीव पर आक्रमण किया और मालदीव को भी क्या किया? जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया और एक दूत मंडल को चीन भेज दिया। दूत मंडल को कहाँ भेज दिया है? तो चीन भेज दिया। अगला चोल शासक बनता है राजेंद्र प्रथम। ये बड़ा खतरनाक शासक निकला। यह चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने श्रीलंका को पूरी तरह जीत लिया। इसका बाप कौन था भाई? तो इसका बाप था राजा राज। कौन था? राजा राज, जिसको हम लोग कहते हैं अरिमोलीवर्मन। इन्होंने श्रीलंका कर आक्रमण किया, लेकिन श्रीलंका को पूर्णतः नहीं मिलाया। श्रीलंका के बस ऊपरी वाला भाग को चोल वंश में मिला लिया। लेकिन इसका बेटा जैसे आता है कौन? तो राजेंद्र चोल प्रथम बोलो या फिर राजेंद्र चोल बोलो या फिर राजेंद्र प्रथम बोलो। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने श्रीलंका पर जीत हासिल कर ली, पूरी तरह जीत लिया और वहां श्रीलंका को पूरी तरह कहाँ मिला लिया? चोल वंश में मिला लिया। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र चोल श्रीलंका को पूरी तरह जीत लिया और वहां की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण करके वहां के शासक महेंद्र 5 को बंदी बना लिया। वहां का शासक था श्रीलंका का कौन? तो श्रीलंका का शासक था महेंद्र 5। कौन था? महेंद्र 5। इनको क्या किया? बंदी बना लिया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर दिया। अब इन्होंने जो राजेंद्र चोल थे, ये बंगाल पर भी आक्रमण करते हैं। ये कहाँ पर आक्रमण करते हैं? बंगाल पे आक्रमण करते हैं और बंगाल का शासक हुआ करता था उस समय महिपाल। कौन था? महिपाल। तो महिपाल को भी पराजित कर दिया और गंगोई कोंड की उपाधि धारण कर ली। तो क्वेश्चन आएगा कि गंगोई कोंड की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने किसको हराया था जिसके कारण या फिर जिसके फलस्वरूप गंगोई कोंड की उपाधि धारण की थी? तो महिपाल को हराया था। महिपाल किस वंश से बिलोंग करता था? तो महिपाल आपका बंगाल का शासक था महिपाल। चलो, वहां से गंगाजल को लाया और अपनी राजधानी के बगल में एक नया शहर बसाया जिसे गंगोई कोंड चोलपुरम कहते हैं। इन्होंने क्या किया? बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल के शासक थे महिपाल को हराया
वहां जाके गंगोई कोंड की उपाधि धारण की और वहां का जो गंगा जल था उसको ले आया अपने पास, अपने साथ ले आया। उसके बाद एक गड्ढा खुदवाया, थोड़ा सा समुद्र जैसा बनाया और वहां पे उस जो गंगा जल लाया था उसको मिला दिया और नाम रखा गंगई कोंड चोलपुरम। उसी को क्या नाम, नया नाम रखा गया है, गंगोई कोंड चोलपुरम। इस शहर में उसी एक तालाब बनवाया और उसमें गंगा जल मिला दिया और इस तालाब का नाम हो गया चोल गंगम। क्या नाम हो गया भाई, चोल गंगम। समझ में आ गया। चलो, राजेंद्र चोल ने सुमात्रा यानी इंडोनेशिया पर भी आक्रमण कर दिया और वहां का शासक था शैलेंद्र। वहां का शासक कौन था, शैलेंद्र। तो शैलेंद्र को भी पराजित कर दिया। राजेंद्र प्रथम ने अरब सागर में स्थित सदीम निंतक नामक द्वीप पर भी अधिकार कर लिया। दिख रहा है, राजेंद्र चोल जो है पहले श्रीलंका को जीतता है, श्रीलंका का शासक को बंदी बना लेता है, फिर बंगाल पर आक्रमण करता है, बंगाल के शासक को पूरा धोता है, फिर वहां से वहां की उपाधि धारण करता है गंगई कोंड। वहां से गंगा जल को उठा के लाता है, यहाँ अपना समुद्र बनाता है, नाम रखता है चोल गंगम। उसके बाद सुमात्रा पर यानी इंडोनेशिया पर आक्रमण करता है। इंडोनेशिया का शासक हुआ करता था शैलेंद्र प्रथम या फिर शैलेंद्र को पराजित करता है और उसके बाद अरब सागर में जो एक द्वीप स्थित था सदी मंतिक, वहां द्वीप पर अधिकार कर लेता है। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का पहला शासक था जिसने 72 सदस्यीय दूत मंडल चीन भेजा था। ये राजेंद्र चोल जो है या फिर राजेंद्र प्रथम चोल वंश का ऐसा शासक था या फिर पहला शासक था जिसने जो है 72 सदस्यीय दूत मंडल को कहाँ भेजा था, तो चीन भेजा था। इसी वंश के शासक थे कोलोतुंग द्वितीय। कोलोतुंग द्वितीय किस वंश का था भाई, तो चोल वंश का था, जिसने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति को मंदिर से हटवाकर समुद्र के में फेंकवा दिया था। समुद्र में क्या था, फेंकवा दिया था, जिसे रामानुजाचार्य ने समुद्र से निकाल कर तिरुपति मंदिर में स्थापित करवा दिया था। देखो, इसी वंश का एक शासक था जिसका नाम था कौन, इसका नाम क्या नाम था भाई, तो नाम था इसका कोलोतुंग द्वितीय। क्या नाम था, कोलोतुंग द्वितीय। इसने क्या किया, चिदम्बरम मंदिर में स्थापित वहां पे एक चिदम्बरम मंदिर था और वहां पे स्थापित था गोविंद राज या फिर इसी को कहा जाता है विष्णु भगवान का मूर्ति। वहां से गोविंद राज का मूर्ति उठाकर कहाँ फेंकवा दिया, तो समुद्र में फेंकवा दिया था। और यही समुद्र में फेंकवाया गया मूर्ति को या फिर विष्णु भगवान की मूर्ति को रामानुजाचार्य ने क्या किया, समुद्र से निकाला और तिरुपति मंदिर में स्थापित कर दिया। समझ में आ गया। चलो, इस वंश के अंतिम शासक हुए राजेंद्र चोल तृतीय। कौन हुए, राजेंद्र चोल तृतीय, जिसके बाद यह वंश जो है स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो गया। चोल काल की स्थानीय स्वशासन भारत का सबसे प्राचीन स्थानीय स्वशासन है। इस समय स्थानीय स्वशासन का चुनाव लॉटरी पद्धति द्वारा होता था। चलो, यहां तक समझ में आ गया होगा चोल वंश के बारे में। चलो आगे देखते हैं। चोल प्रशासन में महत्वपूर्ण पद राजा का होता था। चोल प्रशासन में किसका पद महत्वपूर्ण होता था भाई, तो राजा का होता था। राजा को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होता था। जो अभी हमारा देश में प्रधानमंत्री होता है, उसके नीचे मंत्री परिषद काम करते हैं। इसके पहले भी इस तरह के जो सिस्टम थे वो चला करते थे। चोल प्रशासन में भाग लेने वाली उच्च श्रेणी के अधिकारी को
पेरुन पेरुंदम पे, पेरु पेरुंदनम तथा निम्न श्रेणी के अधिकारियों को शेरुंद्रम कहा जाता था। जो उच्च कोटि के अधिकारी थे उसको क्या कहा जाता था, तो पेरुंदनम, और जो निम्न कैटेगरी के जो अधिकारी थे उसको कहा जाता था शेरुंदनम। यहां तक समझ में आया। इस समय राजा का उच्च अधिकारी को उडन कुट्टम कहा जाता था। इस समय जो है राजा का उच्च जो सबसे खास अधिकारी था, जो सबसे श्रेष्ठ अधिकारी था, उसको कहा जाता था उड्डन कुटुम। उड्डन कुटुम। इस समय अधिकारियों को वेतन ना देकर भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था। इस समय प्रशासन की सुविधा के लिए पूरे चोल साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांट दिया गया था। उस प्रांत को मंडलम कहा जाता था। जो चोल वंश था, चोल वंश के समय अधिकारियों को वेतन ना देकर क्या दिया जाता था, भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था, यानी भूमि दान में दे दिया जाता था। इस समय जो है प्रशासन की सुविधा के लिए, यानी प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए पूरे चोल साम्राज्य को जो है 6 प्रांतों में बांट दिया था। ये अभी भी तो होता है, पूरे भारत को 28 राज्यों में बांट दिया गया है ताकि अच्छे ढंग से प्रशासन को चलाया जा सके। फिर राज्य को जिले में बांट दिया गया है, जिला को फिर गांव ब्लॉक में बांट दिया गया है, ब्लॉक को फिर गांव में बांट दिया गया है, कहीं कि अच्छे ढंग से प्रशासन चलाया जा सके। तो उस समय जो है चोल वंश को 6 प्रांतों में, यानी या फिर बोल सकते हैं 6 राज्यों में, या फिर बोल सकते हैं कि 6 जगहों में बांट दिया गया था। उस समय प्रांत को जो है मंडलम कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था, तो मंडलम कहा जाता था। प्रांत या फिर मंडलम को कोट्टम यानी कमिश्नरी, और कोट्टम को जो है नडु या फिर जिला में बांट दिया गया था। समझ में आ गया। जो प्रांत था, या फिर इसी को हम लोग प्रांत के लिए ही क्या नाम का प्रयोग किया है, मंडलम, और मंडलम को जो है कोट्टम। कोट्टम का मतलब होता है कमिश्नरी, या फिर मतलब समझो कि जिस क्षेत्र का अंडर, मतलब वो क्षेत्र जो है कमिश्नर के अंडर में रहेगा उसको कहा गया कमिश्नर, और कमिश्नर के नीचे जो आएगा उसको कहा गया नाडु। क्या कहा गया, नाडु, और नाडु मतलब जिला में बांट दिया गया। नाडु को कई कुर्रम या फिर ग्राम समूह में बांट दिया गया। अभी भी तो है, पूरे देश को राज्य में बांटा, राज्य को किस में बांटा, जिला में बांटा। जिला को फिर किस में बांटा भाई, ब्लॉक में बांट दिया है, ब्लॉक के बाद गांव आ गया। तो उसी तरह करके नड्डू या फिर जिला को कुर्रम जो है वो गांव समूह के लिए प्रयोग किया गया है। चोल काल में आय का प्रमुख स्रोत जो है वो भू राजस्व था, या फिर बोल सकते हैं कि जो भूमि से जो राजस्व वसूला जाता था वही इसका आय स्रोत था। किस वंश का, तो चोल वंश का। चोलों की नौसेना सबसे शक्तिशाली थी। चोल काल में शिव मंदिर का निर्माण हुआ जो द्रविड़ शैली में बने थे। चोल काल में किस मंदिर का निर्माण हो गया भाई, तो शिव मंदिर का निर्माण हुआ, जो किस शैली में बना हुआ है, तो द्रविड़ शैली में आपका बना हुआ है। द्रविड़ शैली को विमामन शैली भी कहा जाता है। द्रविड़ शैली के लिए किस नाम का प्रयोग हुआ है, तो विमामन शैली का प्रयोग हुआ है। विमानम शैली का प्रयोग हुआ है। विमानम शैली का प्रथम उपयोग तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में किया गया। चोल काल में निर्मित नटराज या फिर प्रतिमा संस्कृत धरोहर था। चोल काल के तमिल भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को आप लोग को बताना है कि गुप्त काल को जो है गुप्त काल को क्या कहा जाता है। चोल काल को जो है तमिल भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। तमिल साहित्य के रूप में कम्बन, ओट्टकुट्टन एवं पुगालेंदी थे। कम्बन ने तमिल रामायण की रचना किया। कम्बन ने जो है तमिल रामायण का रचना किया। चलो अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। चोल हम लोग पढ़ लिए,
उसके बाद वाकाटक पढ़ लिए। आज अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। फिर आपका आ जाएगा राष्ट्रकूट के बाद पाल वंश। पाल वंश के बाद आ जाएगा क्या भाई, तो सेन वंश। फिर अगला आपका आ जाएगा गुर्जर प्रतिहार। और उसके बाद आता है चंदेल वंश, या फिर इसी को कहा जाता है जजाकभूति वंश। फिर कुछ छोटे छोटे राजवंश बहुत सारे थे, जैसे कलचुरी वंश, मैत्रक वंश। फिर हो जाएगा आपका ककतीय वंश, यादव वंश, होशल वंश। उसके बाद कश्मीर का इतिहास देखेंगे कि कश्मीर में भी बहुत सारे क्या बोलते हैं राजवंश थे। कारकेट वंश, उत्पल वंश, लाहौर वंश। समझ में आ गया। चलो उसके बाद हम लोग को और थोड़ा सा हम लोग को मूर्तिकला वगैरह के बारे में पढ़ना है, और राजपूत साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो उसके बाद हमारा पूरा प्राचीन इतिहास जो है खत्म हो जाएगा। यानी हमको लग रहा है और 2 लेक्चर अगर यदि बनेगा तो यानी 21 नंबर लेक्चर, 22, 23 नंबर देखते हैं, अगले लेक्चर में ही सारा कंप्लीट कर देंगे। यानी आप लोग का 1 से लेकर जो है 22 लेक्चर तक कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा प्राचीन इतिहास। इसको हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर कहाँ तक आ जाएगा आपका, तो मुस्लिम आक्रमण तक। मुस्लिम आक्रमण, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मुस्लिम आक्रमण हुआ था आपका मध्यकालीन भारत में। और मध्यकालीन भारत जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर हम लोग आ जाएंगे किसमें, आधुनिक काल में। चलो तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं फटाफट। राष्ट्रकूट वंश, तो इस वंश के संस्थापक जो है, संस्थापक कौन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपके हो जाते हैं दंती दुर्ग। कौन हो जाते हैं, दंती दुर्ग। इन्होंने वातापी के चालुक्य शासक कृतिवर्मन द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट की नींव रखी थी। तो राष्ट्रकूट वंश ऐसे ही नहीं आया, राष्ट्रकूट वंश स्थापित हुआ किसके द्वारा, दंती दुर्ग द्वारा। किसको हराया था, तो चालुक्य का शासक था। चालुक्य शासक था आपका कृतिवर्मन द्वितीय। तो कृतिवर्मन द्वितीय को हराया कौन, तो दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली, राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। किंतु उन्होंने चालुक्यों को जो है पूरी तरह सफाया नहीं कराया। यानी चालुक्य जो थे उसको पूरी तरह नहीं मारा। चालुक्य शासक जो था आपका कृतिवर्मन द्वितीय, इसको मार दिया, इसका बेटा को छोड़ दिया। इसका बेटा फिर से क्या करता है, जैसे राष्ट्रकूट कमजोर स्थिति में आएंगे तो कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर फिर से एक बार चालुक्य वंश आपका उद्भव में आएगा। अभी देखना है। चलो, चालुक्यों की पूरी तरह सफाया नहीं किया, जो इसकी सबसे बड़ी जो है भूल साबित हुई। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी जो है मान्यखेट या फिर इसी को कहा गया है मालखंड को बनाया। दंती दुर्ग महाधिराज परमेश्वर परम भट्टाकर की उपाधि धारण किया। जो आपका दंती दुर्ग था कौन कौन सी उपाधि धारण करता है, तो महाधिराज, परमेश्वर और पट्टम भट्टाकर की उपाधि धारण करता है। इस वंश का अगला शासक बनता है आपका कृष्ण प्रथम। कौन आता है भाई, कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली, उसके अगला शासक बनता है आपका कृष्ण प्रथम, जिसने महाराष्ट्र में जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। तो महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो कृष्ण प्रथम द्वारा। 21 वंश से बिलोंग करता था, तो आपका राष्ट्रकूट वंश से बिलोंग करता था। इस वंश का अगला शासक आता है ध्रुव। कौन आता है भाई, ध्रुव। पहला आता है दंती दुर्ग, उसके बाद आता है कृष्ण प्रथम, फिर अगला शासक बनता है आपका ध्रुव। ध्रुव ने क्या किया, तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। ध्रुव आपका बंगाल में चल रहा था आपका क्या, तो बंगाल में चल रहा था, यानी कन्नौज के क्षेत्र में चल रहा था त्रिपक्षीय संघर्ष। यानी उस क्षेत्र को कब्जाने के लिए तीन तरफ से युद्ध चल रहा था। उस पर ध्रुव ने क्या किया, तो भाग ले लिया। यानी राष्ट्रकूट भी लड़ रहा है, इधर से अब राष्ट्रकूट भी लड़ेगा, बंगाल साइड से भी कोई लड़ेगा और नीचे साइड से भी कोई लड़ेगा, इसको भी बताएंगे। चलो, यहाँ पे हो रहा था त्रिपक्षीय युद्ध, तीनों तरफ से युद्ध चल रहा था।
तो इसमें कौन भाग लिया था आपका? ध्रुव भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष 100 वर्षों तक चला। इसमें सर्वाधिक जीत जो है राष्ट्रकूट की हुई, किंतु अंतिम विजय जो है प्रतिहार की हुई थी। किसकी हुई थी भाई? प्रतिहार की हुई थी। एक्चुअली में क्या था, तो गुजरात में था प्रतिहार वंश, नीचे आपको बताएंगे राष्ट्रकूट वंश, और इधर से आपका था कौन? इधर से आपका था चोल वंश था। तीनों का सेना वहां पे लड़ाई कर रहा था उस क्षेत्र को कब्जाने के लिए। इस वंश का अगला शासक बनता है अश्वघोष, सॉरी अमोघ अमोघ वर्ष। कौन बनता है भाई? अमोघ वर्ष। पहला आपको बनता है दंती दुर्ग, नींव डालता है राष्ट्रकूट की, किसको हराकर? तो चालुक्य शासक कृतिवर्मन द्वितीय को हराकर। अगला शासक बनता है कृष्ण प्रथम, अगला शासक बनता है कौन? ध्रुव। फिर अगला शासक बनता है अमोघ वर्ष। यह सबसे विद्वान शासक था। इसे कविराज मार्ग नामक पुस्तक लिखी थी। इसने जो है कविराज मार्ग नामक एक पुस्तक की रचना की थी। इसने जीन सेन के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपना लिया। ये पहले हिंदू धर्म में था, फिर जैन इसके ही दरबारी कवि थे कौन? तो जीन सेन। दरबारी कौन कवि थे? तो जीन सेन, और उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के त्रिविद्वान या फिर 3 को विद्वान कहे जाने वाले पौन, पन, पौन और रन रहते थे। कौन कौन? पन, पौन और रन रहते थे। शांति पूरन की रचना पौन द्वारा किया गया था। शांति पूरन की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो पौन द्वारा किया गया था। इस वंश का अगला शासक बनता है इंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक कौन बनता है भाई? तो पौन बोल रहे हैं, इंद्र तृतीय बनता है। इसके दरबार में अल मसूदी नामक अरब यात्री आया था। हमको आपको बता चुके हैं कि अल मसूदी की रचना क्या थी। बताना है कि अल मसूदी की रचना क्या थी, यानी अल मसूदी द्वारा किस विषय को लिखा गया था। अल मसूदी ने ही पहली बार मानसून का वर्णन किया था। इस वंश का अगला शासक बनता है आपका कृष्ण तृतीय। किस वंश का भाई? तो राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक बनता है कृष्ण तृतीय। इसने तोक्कलम के युद्ध में चोल शासक प्रांतक को पराजित किया था। अभी उसमें बताया था कि तोक्कलम का युद्ध हुआ, जिसमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय द्वारा जो है प्रांतक की हत्या कर दी गई, या फिर प्रांतक को पराजित कर दिया गया। इस वंश का अंतिम शासक आता है कर्क द्वितीय, और कर्क द्वितीय एक अयोग्य शासक था। अब अयोग्य शासक था तो पक्का कोई पीटेगा, तो अयोग्य शासक होने के कारण कर्क द्वितीय की हत्या जो है तेलप द्वितीय ने कर दिया, और चालुक्य वंश को एक बार पुनः स्थापित कर दिया। चालुक्य शासक तेलप द्वितीय ने हत्या कर दिया किसका? कर्क द्वितीय का। उसके बाद फिर से एक बार चालुक्य शासक ने अपना स्थापना कर दिया चालुक्य वंश की, और यही तेलप द्वितीय का चालुक्य वंश जो है वो कल्याणी का चालुक्य कहलाया। यानी कल्याणी का चालुक्य कुछ नहीं था, चालुक्य जो सामंत में जी रहे थे, सामंत जीवन जी रहे थे। राष्ट्रकूट का कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर, जैसे ही राष्ट्रकूट शासक में एक कमजोर शासक आता है जिसका नाम रहता है कर्क द्वितीय, और कर्क द्वितीय का अयोग होने के कारण उस मौके का फायदा उठाकर तेलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय की हत्या कर दी, और उसके बाद फिर से एक बार चालुक्य का नींव डाला, और वही चालुक्य कहलाया आपका कल्याणी का चालुक्य। यहाँ तक बात समझ में आ गया? चलो अब हम लोग देखते हैं पाल वंश। पाल वंश लड़ रहा था, चोल वंश नहीं, पाल वंश लड़ रहा था त्रिपक्षी युद्ध में। चलो अभी हम लोग देखते हैं। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के बर्जियान शाखा के अनुयायी थे। यानी पाल वंश का जितने भी पाल वंश का जो शासक था वो किस धर्म को मानता था भाई? तो बौद्ध धर्म को मानता था। और बौद्ध धर्म में किस धर्म को मानता था? तो बौद्ध धर्म की शाखा थी बर्जियान शाखा। आपको बताया है कि जब बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संहिता होती है तो बौद्ध धर्म जो आपका 2 भाग में टूट जाता है, हीनयान शाखा और बर्जियान शाखा। चलो पाल वंश बिहार बंगाल के क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में था? ये आपका हो गया बंगाल बिहार वाला एरिया, ये आपका हो गया गुजरात वाला एरिया, और ये आपका हो गया राष्ट्रकूट वाला एरिया। इधर से युद्ध करने के लिए कोई जाता है, प्रतिहार से कोई आता है, और इधर पाल वंश से कोई आता है। यहाँ पे चलता है आपका त्रिपक्षीय संघर्ष।
यहाँ तक बात समझ में आ गया। पाल वंश की राजधानी हुआ करती थी मुंगेर। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मुंगेर। मुंगेर अभी कहाँ है? तो बिहार में है। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे भाई? गोपाल थे। उन्होंने बिहार शरीफ या फिर बिहार शरीफ का ही नाम क्या है? नालंदा। तो नालंदा में अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो क्वेश्चन आया कि अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है भाई? पाल वंश का शासक था गोपाल, गोपाल के द्वारा किया गया है। आगे बात समझ। पाल वंश का अगला शासक बनता है धर्मपाल। कौन बनता है भाई? धर्मपाल बनता है। इसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, किंतु इसकी पराजय हुई और इस कारण पाल साम्राज्य जो है ज्यादा विकास नहीं कर पाया। पाल वंश का साम्राज्य जो है विकास के कारण रुक गया, या फिर इसी कारण जो है पाल साम्राज्य का विकास जो है रुक गया। पाल वंश का कौन सा शासक था जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो पाल वंश का शासक था आपका धर्मपाल, और धर्मपाल ने ही कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। धर्मपाल ने भागलपुर या फिर समझो बिहार या फिर भागलपुर समझो, तो भागलपुर में विश्वशिला विश्वविद्यालय तथा बांग्लादेश में सोनपुर महाविहार की स्थापना की थी। धर्मपाल द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थापित किया गया है, इसको बनाया गया था, और बांग्लादेश में बनाया गया सोनपुर महाविहार। सोनपुर महाविहार किसके द्वारा बनाया गया भाई? तो धर्मपाल द्वारा। किस वंश का था? तो पाल वंश का था। इसका पाल वंश का टाइम पीरियड 7वीं से लेके 9वीं तक। 7वीं से लेके 9वीं तक। उत्तरापत्त स्वामी का उपाधि धर्मपाल ने धारण किया था। उत्तरापत्त स्वामी का मतलब होता है कि जो उत्तर भारत है उस उत्तर भारत का स्वामी किसने धारण किया था उसका उपाधि? तो आपका धर्मपाल ने। इस उपाधि से गुजराती कवि सोट्ठल से संबोधित किया गया था। इस उपाधि से गुजराती कवि सोट्ठल ने संबोधित किया था। अगला शासक बनता है आपका देवपाल। कौन बनता है? देवपाल। पहला आता है पाल वंश का शासक गोपाल, जिन्होंने पाल वंश की नींव डालती है, या फिर पाल वंश का नींव रखता है। अगला शासक बनता है आपका कौन? तो धर्मपाल। पाल वंश का अगला शासक कौन बनता है भाई? धर्मपाल, जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। उसके बाद बांग्लादेश में सोनपुर महाविहार की स्थापना किया, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। उसके बाद अगला शासक बनता है आपका देवपाल। इसी ने राजधानी मुंगेर को बनाया था। मुंगेर को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था भाई? तो देवपाल द्वारा बनाया गया था। इसके दरबार में अरब यात्री सुलेमान आया था। एक अरब यात्री था जिसका नाम था सुलेमान। किसके दरबार में आया था भाई? तो देवपाल के दरबार में आया था। इसने बंगाल को रुहुमा शब्द से संबोधित किया। बंगाल को किस नाम से संबोधित करता है? तो रुहुमा शब्द से संबोधित करता है। इस वंश का अगला शासक बनता है महिपाल। कौन बनता है भाई? महिपाल। पहला आता है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, फिर है महिपाल, सब में पाल है। महिपाल ने पाल वंश का विकास पुनः प्रारंभ कर दिया था। पाल वंश का विकास जो है किस राजा के टाइम पर रुक गया था? तो पाल वंश का राजा था धर्मपाल, जिन्होंने कन्नौज में हो रहे त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था, जिसके कारण पाल वंश का विकास रुक गया था। जो विकास रुक गया था, एक बार पुनः आता है महिपाल का शासनकाल। महिपाल के टाइम पीरियड में पाल वंश का विकास जो है पुनः प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण इसे जो है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन आएगा कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसको कहा जाता है? महिपाल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाल वंश का जो विकास है वो पुनः एक बार फिर से प्रारंभ हो गया था। इसने अति दीपांकर नामक बौद्ध भिक्षुक के नेतृत्व में एक दूत मंडल जो है तिब्बत में बर्जियान शाखा के प्रचार के लिए भेजा था। इसी के काल में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया था।
समझ में आ गया। इसी के समय जब हमारा महिपाल था, शासन कर रहा था, तो इसी के समय जो है राजेंद्र चोल ने जो है बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। और बंगाल पर आक्रमण करके हाँ, बंगाल पर आक्रमण करके बताए थे कि वहाँ का शासक जो था उसको हरा दिया था। फिर वहां से गंगा जल लेके चल गया था। कहाँ लेके? तो चोल लेके चल गया था। और उसके बाद एक तालाब बनाया, फिर जल डाला और उसको नाम दिया चोलपुरम। बताया है कहानी। चलो, अब जब राजेंद्र चोल ने जब आक्रमण किया महिपाल पर, तो जिस कारण जो है पाल वंश बिखर गया। एक तो बेचारा पहले बिखरा हुआ था कन्नौज युद्ध के कारण, उसके बाद कुछ देर तक अच्छा रहा, फिर आ गया आपका कौन? तो राजेंद्र चोल, फिर से बिखरा दिया, तो फिर से एक बार बिखर जाता है आपका कौन सा? तो पाल वंश। पाल वंश का अंतिम शासक आता है मदन पाल। कौन आता है भाई? मदन पाल। इनकी मृत्यु के बाद पाल वंश का लगभग अंत हो जाता है। कोई भी योग शासक, कोई भी शासक ही नहीं बचता है। पाल वंश अस्तित्व विहीन हो जाता है। पाल वंश का स्थान जो था बंगाल के क्षेत्र में था। सेन वंश का उदय हो जाता है और उसके बाद पाल वंश के जगह पर किस वंश का उदय होता है? तो सेन वंश का। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा अब सेन वंश के बारे में। क्यों? क्योंकि पाल वंश देख लिए कि पाल वंश का अंतिम शासक होता है कौन? तो पाल वंश का अंतिम शासक होता है मदन पाल। मदन पाल को किस तरह याद रखना? हम लोग का जो एक क्लास टीचर थे, वो ज्योग्राफी पढ़ाते थे, जिनका नाम था मदन सर, तो उन्हीं के नाम से याद रखना है मदन पाल, जो पाल वंश का अंतिम शासक था। उसके मृत्यु के बाद पाल वंश जो है बिखर गया पूरी तरह। पाल वंश का अस्तित्व विहीन हो गया और पाल वंश के स्थान पर सेन वंश का उदय होता है। सेन वंश के संस्थापक आपके जो थे सामंत थे। नहीं, सॉरी, इस वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। इनका नाम ही था सामंत सेन। समझ में आ गया? सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। इस वंश का अगला शासक आता है विजय सेन। कौन आता है भाई? विजय सेन। सेन वंश की राजधानी जो है लखनौती या फिर नदिया बंगाल में ही थी। विजय सेन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? तो सेन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है विजय सेन को। किसको? विजय सेन को माना जाता है। विजय सेन जो है शैव धर्म के अनुयायी थे, या फिर बोल सकते हैं कि शैव धर्म को मानने वाले थे। विजय सेन ने अपनी दो राजधानी बनाई थी। एक पहला विजयपुर, और जो पश्चिम बंगाल में था। विजयपुर कहाँ था भाई? तो पश्चिम बंगाल में था। और दूसरी राजधानी बनाया था विक्रमपुर को, जो पूर्वी बंगाल में हुआ करता था। यह वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। कौन सा आपका? तो विक्रमपुर। ये आपका पूर्वी बंगाल में था। अभी कहाँ है? बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश बन गया है ना। विजय सेन ने परमेश्वर, परम भट्टाकर और महाधिराज की उपाधि जो है धारण की थी। बहुत सारे राजा थे, बहुत अलग अलग टाइप के उपाधि जो है वो उपाधि धारण किया करते थे। विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन था। उत्तराधिकारी मतलब अगला शासक जो बनता है वो बल्लाल सेन बनता है। बल्लाल सेन विद्वान तथा समाज सुधारक था। ये जो था इस समाज के प्रति अच्छा ज्ञान रखता था, समाज सुधारक था और एक विद्वान टाइप का था। कौन? तो आपका बल्लभ सेन, जो अगला शासक बनता है किसके बाद? विजय सेन के बाद। धन सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना जो है बल्लभ सेन ने किया था। तो क्वेश्चन आएगा कि अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो बल्लाल सेन द्वारा किया गया है, जो सेन वंश का शासक हुआ करता था। अद्भुत सागर की रचना के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई। जो बल्लाल सेन था, बल्लाल सेन जब इन्होंने अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तो बीच में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से जो है लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था। क्वेश्चन आएगा कि किस ग्रंथ का, या फिर आएगा क्वेश्चन कि अद्भुत सागर की रचना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? बल्लभ सेन द्वारा। किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो लक्ष्मण सेन द्वारा। किस ग्रंथ का नाम जो है दो दो लेखक द्वारा जुड़ा हुआ है? तो किस ग्रंथ का? अद्भुत सागर का। किसके किसके द्वारा जुड़ा गया है? बल्लभ सेन, जो इनके प्रथम रचनाकार है, और जो अंतिम रचनाकार आ जाएंगे आपका लक्ष्मण सेन।
इनके दरबार में जयदेव रहते थे। जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किया है। कौन सी पुस्तक? गीत गोविंद नामक पुस्तक की। लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी युग शासक नहीं बना और 11वीं सदी के अंत में सेन वंश जो है समाप्त हो जाता है। अब 11वीं सदी आ गया है, 11वीं सदी आ गया है और सेन वंश भी खत्म हो जाता है। परम भागवत की उपाधि लक्ष्मण सेन ने धारण की थी। परम भागवत की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था? लक्ष्मण सेन द्वारा धारण किया गया था। लक्ष्मण सेन सेन वंश का प्रथम शासक था जिसने अपना अभिलेख जो है हिंदी में बनवाया था या फिर हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था, या फिर उत्कीर्ण नहीं बोलो तो खुदवाया था, समझो। इससे पहले अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता था। सबसे पहला शासक जो आपका आया लक्ष्मण सेन, उन्होंने समझा कि अभिलेख को कितने जो हमारा अभिलेख है ये हम लोग प्राकृतिक भाषा में और बहुत सारे भाषा में, उर्दू भाषा में, फिर हो गया कौन कौन सा भाषा था, 4 भाषा और पढ़ाए थे ना, अभी याद नहीं आ रहा है। तो उस सारे भाषा में हम लोग लिख चुके हैं। एक काम करते हैं, अब से हम लोग हिंदी भाषा में लिखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो है लक्ष्मण सेन ही थे जिन्होंने अभिलेख पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। चलो, सेन वंश खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात एवं दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई। कहाँ पे हुई थी? गुजरात में। ये आपका हो गया, ये हो गया क्या? ये आपका गुजरात हो गया, ये गुजरात हो गया ना। गुजरात और दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण और पश्चिम इधर वाला एरिया राजस्थान में, इधर यही वाला सटले वाला एरिया में, इस क्षेत्र में आपका कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश था। प्रतिहारों के अभिलेख में इन्हें श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। प्रतिहारों ने जो अभिलेख लिखवाया है ना, उसमें इन्हें जो है श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे ना, तो लक्ष्मण का वंशज बताया है कि लक्ष्मण का बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, तो उसी का बेटा बेटा होते 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 जो आया वो गुर्जर प्रतिहार वंश के रूप में उभरा, ऐसा कहा गया है। क्या रियलिटी है, क्या सच है, इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। चलो, पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोर अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख किया था और उन्हीं के अभिलेख से जो है गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। इस वंश का संस्थापक था नागभट्ट। किस वंश का भाई? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? आपका प्रथम शासक या फिर संस्थापक था नागभट्ट। नागभट्ट प्रथम ने मालवा के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। नागभट्ट जब शासक बना, नागभट्ट प्रथम बोलो, तो इन्होंने मालवा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस वंश का दूसरा शासक, सबसे प्रभावशाली शासक वत्सराज था। कौन था? वत्सराज। और इसी के समय कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में जो है वत्सराज भाग ले लिया था और कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। समझ में आ गया? इस वंश का दूसरा शासक, सबसे प्रभावशाली शासक वत्सराज था और इसी के समय कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया। इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक मिहिर भोज बना, जिसने कन्नौज को अपनी पूर्ण राजधानी बना दिया। जीता कौन? तो जीता आपका वत्सराज ने, उसके बाद राजधानी बना दिया किसके द्वारा? तो मिहिर भोज द्वारा राजधानी बना दिया गया कन्नौज को। मिहिर भोज के उपलब्धियों की चर्चा जो है उसके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में की गई है। मिहिर भोज के बारे में अगर यदि अच्छे ढंग से पढ़ना है तो वहाँ का जो है ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख, उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। मिहिर भोज ने गुर्जरों की शक्ति को मिहिर भोज ने गुर्जरों की शक्ति पराकाष्ठा पार पर पहुंचा दी। मिहिर भोज के पश्चात उनका पुत्र महेंद्रपाल शासक बनता है। उन्होंने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित कर दिया और महेंद्रपाल के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान रहते थे जिसका नाम था राजशेखर, जिन्होंने जो है पूर्णी मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण आदि ग्रंथों की रचना किया था। स्कंद
पुरन में इस वंश को गुर्जर कहा गया है। इस वंश का अंतिम शासक आता है यशपाल बना। यशपाल के बाद यह शासक जो है, यह वंश जो है स्वतः समाप्त हो जाता है। चलो हम लोग गुर्जर प्रतिहार के बारे में भी देख लिए हैं। अगला हम लोग को पढ़ना है चंदेल वंश। चंदेल वंश को पढ़ना है तो हम लोग कल के वीडियो में बात करेंगे चंदेल वंश का। लेक्चर नंबर ये 21 हो जाएगा ना, 22 नंबर लेक्चर में देखेंगे और 23 या 24 लेक्चर में खत्म कर देंगे सारा। चलो 24 लेक्चर तक जाएंगे। समझ में आ गया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।